हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 5 और 6 जनवरी के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो आज के सेट में टोटल 6 टॉपिक्स हैं, जिसमें पहला टॉपिक जो है वो है राष्ट्रीय पक्षी दिवस से संबंधित। तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस यानी कि नेशनल बर्ड डे कब मनाया जाता है? तो ये 5 जनवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय पक्षी दिवस 2026 को विश्व स्तर पर मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है इसको मनाने का? तो इसका उद्देश्य है पक्षी संरक्षण के प्रति जन जागरूकता को बढ़ाना और पक्षियों तथा उनके आवासों की रक्षा के लिए व्यक्तिगत एवं सामुदायिक स्तर पर कार्रवाई को प्रोत्साहित करना। इस दिवस की शुरुआत कब हुई थी? तो इस दिवस की शुरुआत 2002 में एवियन वेलफेयर कोएलिशन द्वारा की गई थी। अब भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है और इसका वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, पावो क्रिस्टेटस हमारे राष्ट्रीय पक्षी यानी कि मोर का वैज्ञानिक नाम है। इसे 1963 में इसके सांस्कृतिक, धार्मिक और पारिस्थितिक महत्व के कारण राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। तो मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया था? 1963 में। और इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत सुरक्षा प्राप्त है। ठीक है। अच्छा, भारत के बर्डमैन कौन है? तो डॉक्टर सलीम अली को भारत के बर्डमैन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है वाराणसी में आयोजित हो रहे 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता से संबंधित। तो प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वाराणसी में आयोजित 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इस प्रतियोगिता में 28 राज्यों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं और राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता जो है ये वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित एक वार्षिक आयोजन है और ये भारत की सबसे पुरानी राष्ट्रीय स्तर की टीम खेल प्रतियोगिताओं में से एक है, राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता। तो इसका अभी प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन किए हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और ये वाराणसी में आयोजित हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक कर्नाटक से है। तो कर्नाटक में पहली बार अल्ट्रा रेयर स्ट्रॉबेरी रंग के तेंदुए का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है और इसे लोकप्रिय रूप से सैंडलवुड लेपर्ड भी कहा जाता है। ठीक है, यह भारत में ऐसी केवल दूसरी दर्ज घटना है। मतलब इससे पहले नवंबर 2021 में राजस्थान में ऐसे तेंदुए को देखा गया था और उसके बाद अब कर्नाटक में मात्र 2 बार ही ये भारत में देखा गया है। नवंबर 2021 में राजस्थान में देखा गया था और अभी कर्नाटक में देखा गया है सैंडलवुड लेपर्ड। सामान्यतः जो तेंदुए होते हैं उनका रंग पीला भूरा होता है जिस पर काले रोसेट्स यानी कि धब्बे बने होते हैं, लेकिन सैंडलवुड लेपर्ड जो है इसका रंग हल्का गुलाबी, लाल या स्ट्रॉबेरी जैसा होता है जिस पर हल्के भूरे धब्बे पाए जाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे तेंदुओं को स्ट्रॉबेरी लेपर्ड भी कहा जाता है। वैश्विक स्तर पर इस तरह के तेंदुओं को अब तक केवल 5 बार ही दर्ज किया गया है, जिसमें 2 बार तो भारत में ही हो गए और 2 बार दक्षिण अफ्रीका में और 1 बार तंजानिया में देखा गया है। तो अब तक मात्र 5 बार वैश्विक स्तर पर ऐसे तेंदुओं को देखा गया है और कर्नाटक जो है वो पहले से ही मेलानिस्टिक तेंदुओं यानी कि ब्लैक पैंथर के लिए प्रसिद्ध है। तो वहाँ पे अभी सैंडलवुड लेपर्ड भी देखा गया है। नेक्स्ट टॉपिक है मौसम विज्ञान संस्थान से संबंधित। तो भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान यानी कि IITM के नेतृत्व में वैज्ञानिकों ने मिशन मौसम के तहत 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन विकसित किए हैं। तो फरवरी 2026 में इनका पहला चरण दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं ये देख लेते हैं। तो ये पूरी तरह स्वदेशी और पहली बार किया गया तकनीकी विकास है और 3D प्रिंटिंग से निर्मित होने के कारण तेज उत्पादन और क्षेत्र विशेष के अनुसार अनुकूलन भी संभव है। तापमान, आर्द्रता, पवन गति या पवन की दिशा और वर्षा का संचालित रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा और इसके साथ ही रियल टाइम डेटा ट्रांसमिशन, किसी मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब तुरंत वो कंप्यूटर के थ्रू
डेटा लेके और तुरंत के तुरंत हम लोग के पास पहुंच सकता है। तो मानवीय हस्तक्षेप की ज़रूरत नहीं होगी कि इंसान पहले वैज्ञानिक लोग जा रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, फिर उसको प्रसारित कर रहे हैं। ऐसा करने की ज़रूरत नहीं होगी, वो ऑटोमेटिकली खुद रिकॉर्ड लेगा और खुद तुरंत के तुरंत प्रसारित भी हो जाएगा। सोलर पावर्ड है, तो इससे संचालन एवं रख रखाव में लागत भी कम होगा। अब मिशन मौसम के बारे में जान लेते हैं। तो मिशन मौसम जो है ये 2000 करोड़ रुपए का राष्ट्रीय मौसम आधुनिकीकरण कार्यक्रम है, जिसका नेतृत्व पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय कर रहा है। इसका लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है मौसम अवलोकन, पूर्वानुमान और जलवायु सेवाओं को सुदृढ़ करना। अब ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन होता क्या है? तो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन एक स्वचालित प्रणाली होती है जो मौसम संबंधी मापदंडों जैसे तापमान, आर्द्रता, पवन और वर्षा को लगातार मापकर रियल टाइम में प्रसारित करता है। एक दिन मैंने आप लोगों से रियल टाइम पेमेंट के बारे में भी डिस्कस किया था, तो उसी तरह से ये रियल टाइम में प्रसारण है कि मतलब अभी रिकॉर्ड करके अभी ही प्रसारित कर देना। तुरंत के तुरंत अगर कोई चीज़ हो जाए तो उसको रियल टाइम में होना कहते हैं। तो ये मौसम विज्ञान से संबंधित था। नेक्स्ट टॉपिक चीन से संबंधित है। तो चीन ने हाल ही में लॉदी नामक एक नए उन्नत युद्धपोत को अपने नौसेना में शामिल किया है। लॉदी क्या है? तो यह एक टाइप 052D गाइडेड डिस्ट्रॉयर है जिसे पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी में शामिल किया गया है। अब डिस्ट्रॉयर शब्द आया, तो डिस्ट्रॉयर क्या होता है? तो ये एक शक्तिशाली युद्धपोत होता है जिसका उपयोग अन्य नौसैनिक जहाज़ों की सुरक्षा एवं आक्रामक अभियानों के लिए किया जाता है। लॉदी जो है उसमें वायु रक्षा, समुद्री आक्रमण और कमांड ऑपरेशन की मजबूत क्षमताएं हैं। यह दुश्मन के ठिकानों पर लंबी दूरी से हमला कर सकता है और साथ ही अपने मित्र नौसैनिक जहाज़ों को हवाई तथा मिसाइल खतरों से सुरक्षित भी रख सकता है। तो ये चीन के नेवी के लिए एक अच्छा और फ़ायदेमंद पहल है लॉदी। तो अगर पूछा जाए कि लॉदी को किस देश ने अपने नौसेना में शामिल किया है, तो चीन ने। ये है क्या? तो ये एक उन्नत युद्धपोत है। नेक्स्ट टॉपिक है समुद्र प्रताप से संबंधित। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 5 जनवरी 2026 को गोवा में भारतीय तटरक्षक पोत समुद्र प्रताप को राष्ट्र को समर्पित किया। इसका निर्माण किसने किया है? तो इसका निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है और यह पोत भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किया गया प्रदूषण नियंत्रण पोत है और भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े का सबसे बड़ा जहाज भी है। ठीक है, ये जो समुद्री प्रताप है ये एक बहुभूमिका प्रदूषण नियंत्रण पोत है जिसमें 60% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है। यह तेल रिसाव, समुद्री प्रदूषण नियंत्रण, अग्निशमन और समुद्री आपात स्थितियों से निपटने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो ये समुद्र प्रताप से संबंधित था। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 7 और 8 जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 7 टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक जो है वो है सिक्किम उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। तो न्यायमूर्ति ए मोहम्मद मुश्ताक को सिक्किम उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। वो 4 जनवरी 2026 को नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं। इसके अलावा कल भी हम लोगों ने अलग अलग राज्यों के मुख्य न्यायाधीश के बारे में डिस्कस किया था। सिक्किम के अलावा भी कुछ राज्यों के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि कल हमने किस राज्य के बारे में बताया था आपको कि उनके मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी से संबंधित है। तो भारत सरकार ने जनवरी 2026 में रबी 2025-26 के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी यानी कि न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी की दरों को मंजूरी दी है। इस सब्सिडी का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है भारतीय किसानों को किफ़ायती और संतुलित उर्वरक उपलब्ध कराना। ये दरें कब से प्रभावी होंगी? तो ये 1 अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेंगी और फॉस्फेटिक एवं पोटाशिक यानी कि P&K उर्वरकों पर ये लागू होंगी।
जिनमें डाई अमोनियम फॉस्फेट और विभिन्न NPKS ग्रेड शामिल हैं। NPKS क्या हुआ? तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास और सल्फर। अब पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना के बारे में जान लेते हैं। तो ये क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2010 को हुई थी और इसका उद्देश्य नाइट्रोजन के अत्यधिक उपयोग को हतोत्साहित करना और संतुलित पोषक तत्वों के प्रयोग को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत NPKS यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फर पर प्रति किलोग्राम निश्चित सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी दरें जो हैं वो वैश्विक कीमतों और घरेलू ज़रूरतों के अनुसार वार्षिक या अर्धवार्षिक संशोधित होती हैं, यानी कि साल में एक बार या 6 महीने पे इनको संशोधित किया जाता है। उर्वरकों को पोषक तत्व संरचना के आधार पर सब्सिडी दी जाती है, न कि ब्रांड या कीमत के आधार पर। तो ब्रांड नेम के आधार पर सब्सिडी नहीं मिलता है, इनके पोषक तत्व संरचना किसमें कितना पोषक तत्व है उस आधार पर सब्सिडी दी जाती है। और NBS के अंतर्गत प्रारंभ में 25 उर्वरकों को ग्रेड सब्सिडी उपलब्ध होती थी, लेकिन अब जो है वो वर्तमान में 28 पोटाश और फास्फोरस उर्वरकों को ग्रेड सब्सिडी पर उपलब्ध कराया जाता है। रबी 2025-26 के लिए अमोनियम सल्फेट, जिसका सूत्र होता है NH4(SO4) को पहली बार इस योजना के तहत शामिल किया गया है, जिसमें फसलों के लिए सल्फर की उपलब्धता बढ़ेगी। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए कि रबी 2025-26 के लिए किस उर्वरक को शामिल किया गया है पहली बार, तो अमोनियम सल्फेट। और रबी 2025-26 के लिए योजना का जो अनुमानित बजट है वो कितना है? तो वो 37,952.29 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च से संबंधित है। तो इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च के हालिया अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 यानी कि फाइनेंशियल ईयर वित्त वर्ष 2026 से 27 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2027 में भारत की वृद्धि दर 6.9% रहने का अनुमान लगाया गया है। ये जो अनुमान है ये वित्त वर्ष 2026 में अनुमानित 7.4% की वृद्धि से कुछ कम है। इसका मुख्य कारण क्या है, क्यों कमी आई है ये? तो इसका मुख्य कारण वैश्विक अनिश्चितताएं हैं, जिसके कारण से इस बार 6.9% ही वृद्धि दर रहने का अनुमान है। ये आगे चेंज भी हो सकता है, अभी तो शुरुआत ही है तो आगे चेंज भी हो सकता है, लेकिन रिपोर्ट में कहा गया है कि US टैरिफ जैसे वैश्विक जोखिमों के बावजूद घरेलू सुधार भारत को सहारा दे रहा है। जैसे कुछ दिन पहले भी एक रिपोर्ट में आया था कि भारत में जो GST सुधार हुए हैं उनकी वजह से वैश्विक जो US टैरिफ लगाया है भारत पर, उसका भी कोई खास असर नहीं पड़ा। असर तो पड़ा है लेकिन उससे उतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है जितना कि उम्मीद थी। तो भारत के घरेलू जो सुधार हैं उसकी वजह से अभी भी भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो अच्छा प्रदर्शन कर रही है और आगे भी अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद है। नेक्स्ट टॉपिक भारतीय सेना से संबंधित है। तो जनवरी 2026 में भारतीय सेना ने सैन्य आधुनिकीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए भैरव नाम के एक नए आधुनिक युद्ध बल के गठन की घोषणा की है। भैरव बल क्या है? तो ये नई पीढ़ी की युद्ध इकाई है जिसे उच्च तीव्रता वाले आधुनिक युद्ध की चुनौतियों के अनुरूप तैयार किया गया है। ये जो नया बल गठित हुआ है इसमें 1 लाख से अधिक प्रशिक्षित ड्रोन ऑपरेटर शामिल होंगे, जिससे रियल टाइम निगरानी, सटीक हमले और युद्ध क्षेत्र से खुफिया जानकारी जुटाना संभव होता है। अब तक ऐसे 15 भैरव बटालियन को गठित किया जा चुका है और आगे इसको बढ़ाकर 24 या 25 करने के लक्ष्य रखा गया है। ये जो भैरव बटालियन है ये 15 जनवरी 2026 को जयपुर राजस्थान में आयोजित भारतीय सेना दिवस परेड में पहली बार सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित होंगे। तो इनको पहली बार कब प्रदर्शित किया जाएगा सार्वजनिक रूप से? तो 15 जनवरी 2026 को जयपुर राजस्थान में जो भारतीय सेना का परेड होगा
भारतीय सेना दिवस के अवसर पर, तो उसमें इनको पहली बार सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। वर्तमान में थल सेना प्रमुख कौन है? तो उपेंद्र द्विवेदी, इनका भी नाम याद रखिएगा, ये भी कई बार करंट में पूछ लेता है क्वेश्चन, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के एक समझौता से संबंधित है। तो भारत और भूटान के बीच न्यायिक सहयोग को मजबूत करने की दिशा में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भूटान के साथ युवा विधि पेशेवरों यानी कि लॉ क्लर्क्स के आदान प्रदान के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस घोषणा की जानकारी भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने दी है और भूटान से आए 2 लॉ क्लर्क्स को सर्वोच्च न्यायालय में उन्होंने उनका स्वागत भी किया है। ये जो समझौता हुआ है, इसके तहत भूटान के 2 लॉ क्लर्क्स भारत के सर्वोच्च न्यायालय में 3 माह के लिए कार्य करेंगे, ठीक है, और उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के क्लर्क के समान ही मानदेय दिया जाएगा और इनका जो यात्रा व्यय होगा वो भी भारत का सर्वोच्च न्यायालय ही वहन करेगा। इस पहल से फ़ायदा क्या होगा? तो इस पहल से भूटानी न्यायपालिका को भारत की विधिक प्रणाली को समझने और अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। तो ये समझौता हुआ है भारत और भूटान के बीच। नेक्स्ट टॉपिक है संस्कार शाला से संबंधित। तो संस्कार शाला क्या है? तो ये एक मूल्य आधारित शिक्षा पर केंद्रित एक कार्यक्रम है जिसका उद्घाटन असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में किया है। इसका उद्देश्य क्या है ये संस्कार शाला का? तो इसका उद्देश्य है आधुनिक तकनीक आधारित समाज में औपचारिक शिक्षा के साथ साथ बच्चों में नैतिक शिक्षा, भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों और सामाजिक उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना। ये जो कार्यक्रम है ये 4 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए तैयार किया गया है और इसका मुख्य फोकस जो होगा वो नैतिकता, करुणा और भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों पर होगा। तो संस्कार शाला असम सरकार द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा बिम्स्टेक देशों से संबंधित। तो बिम्स्टेक देशों के लिए विशेषीकृत कैंसर देखभाल प्रशिक्षण कार्यक्रम का दूसरा चरण विशाखापट्टनम के होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र में शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? तो विदेश मामलों के संयुक्त सचिव, जो कि बिम्स्टेक और सार्क के संयुक्त सचिव हैं, CSR राम, इन्होंने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है और इस कार्यक्रम में बिम्स्टेक देशों के प्रतिभागियों ने भाग लिया। ये जो कार्यक्रम है विशेषीकृत कैंसर देखभाल प्रशिक्षण कार्यक्रम, तो इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने 6ठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन जो कि अप्रैल 2025 में बैंकॉक में आयोजित हुआ था, उसमें इसकी घोषणा की थी और इसका उद्देश्य कैंसर देखभाल सेवाओं में सुधार करना है। और ये जो पहल है इसका कार्यान्वयन किसके द्वारा किया जाता है? तो इस पहल का कार्यान्वयन टाटा मेमोरियल सेंटर द्वारा विदेश मंत्रालय के सहयोग से किया जाता है। और इसका पहला संस्करण कब और कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका पहला संस्करण जुलाई-अगस्त 2025 में आयोजित हुआ था और इसमें बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार और नेपाल के 21 कैंसर देखभाल पेशेवरों को प्रशिक्षित किया गया था। तो पहला संस्करण इसका जुलाई-अगस्त 2025 में आयोजित हुआ था और अभी दूसरा जनवरी 2026 में आयोजित हुआ है विशाखापट्टनम में। अब बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1997 में हुई थी और इसके सदस्य देशों की संख्या टोटल 7 हैं। ठीक है, कौन कौन से? तो बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल। बांग्लादेश से थाईलैंड तक तो इसके बिम्स्टेक में ही नाम छिपा हुआ है। B फॉर बांग्लादेश, I फॉर इंडिया, M फॉर म्यांमार, S फॉर श्रीलंका, T फॉर थाईलैंड। बच गए 2 देश, तो भूटान और नेपाल। इनको आपको अलग से याद करना पड़ेगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर ढाका में है। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।